नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब कुल मिलाकर के बीते हफ्ते हमें थोड़ा बाजार में नुकसान ही दिखा। संभलने की एक कोशिश हुई थी जो नाकाम हुई और कहीं न कहीं 25,200 के ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो गया। यानी जो लकीरें आपने खींच रखी थी कम से कम 25,500 पार हो उसके बाद थोड़ी उम्मीदें बनेंगी, वो सब चीज़ें तो नहीं हो पाई। लेकिन नीचे की ओर ज़रूर अगर हम शुक्रवार का ही हाल देख लें तो नीचे 24,568 यानी 24,700 पर जहां इंट्राडे के लिहाज से आप लकीर खींच रहे थे वो लकीर टूट गई। क्लोजिंग के हिसाब से आप कह रहे थे 25,800, उस पर ध्यान रखना होगा। उसके ऊपर वापस लौट के बंद हुए तो आपके पास मतलब क्या ये ब्रिटानिया 50-50 हो गया कि भाई इंट्राडे बेसिस पे तो कमजोरी का एक रुझान दिख रहा है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जी, बिल्कुल बात तो सही है। इसके पीछे कारण ऐसा है कि रिज़ल्ट सीज़न धीरे-धीरे पीक पे आ रहा है और कुछ एक सेक्टर्स से जो रिज़ल्ट्स हैं, वो थोड़े से ठीक नहीं हैं। जिसमें बात करेंगे अभी थोड़ा सीमेंट की, थोड़ा बात करेंगे टेक्सटाइल्स की, थोड़ा बात करेंगे इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स की, थोड़ा बात करेंगे ऑटो एंसिलरीज़ की। तो रिज़ल्ट बहुत कम्फ़र्टिंग नहीं है। बहुत मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ चाहिए थी वो तो नहीं दिख रहा है। तो ये एक रिस्क लूम तो कर रहा है हमारे ऊपर। बैंक्स के रिज़ल्ट्स ख़ासकर कोटक और एचडीएफसी के वैसे ना बहुत डिसअपॉइंटिंग है, ना बहुत एनकरेजिंग है। ऑलमोस्ट इन लाइन है, एसेट क्वालिटी मार्जिनली नेट एनपीए लेवल पे थोड़ी-सी डिटेरियोरेट हो रही है व्हिच इज़ एक्सेप्टेड फैक्ट। आरबीएल बैंक का थोड़ा ज़्यादा ही खराब मुझे तो लग रहा है नतीजा है। नेट-नेट बैंकिंग के रिज़ल्ट्स उतने डिसअपॉइंटिंग अदर सेक्टर्स की तरह नहीं, लेकिन उतने एनकरेजिंग भी नहीं है। हमारे यहाँ कोई जो अभी फैक्टर है मेजर ड्राइव करने वाला रिज़ल्ट है। तो जैसे डेवलपमेंट होंगे उसको वॉच करना होगा और अब आई थिंक सेल ऑन राइज़ का ही अप्रोच लेके चलेंगे जब तक ऊपर की लकीरें, जो रेजिस्टेंसेस हैं, वो नहीं निकल जाएँ। इसलिए अब नीचे के लेवल्स को छोड़ देंगे क्योंकि ट्रेंड को लोअर हाई का ट्रेंड लेके अब ये ट्रेंडिंग डाउन मार्केट फिलहाल लेके चलते हैं और वेट एंड वॉच में रहेंगे। पहला इंडिकेटर तो होगा हमारा 25,200 के ऊपर का क्लोज, लेकिन मेन टर्न अराउंड 25,500 के ऊपर ही होगा। उसके पहले टर्न अराउंड अब बाजार का नहीं होगा। ये क्लैरिटी लेके चलनी है। तो रेसिस्टेंसेस डिफाइन कर लेते हैं 25,200 एंड 25,500 और इसको फिलहाल सेल ऑन राइज का मार्केट रखते हैं। जब ये रेसिस्टेंसेस क्लियर हो जाएंगे तभी अब फिलहाल ऊपर देखें, अदरवाइज अप टिल 200 डीए में भी ओपन रख सकते हैं टारगेट को, कोई नुकसान नहीं है उसको रखने में। लेकिन उस बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट मेरे हिसाब से आएगा जो कि इतनी जल्दी नहीं टूटेगा एंड दैट विल बी अराउंड 24,400। हो सकता है 150 पॉइंट ऊपर, हो सकता है 150 पॉइंट नीचे, लेकिन यहाँ से बाजार तुरंत नीचे नहीं जाएगा, मेरा ऐसा अंदाजा है। तो इस सैंडविच में ध्यान ये रखना है कि मे बी बाजार को ब्रेकआउट नहीं मिले, मे बी बाजार को ब्रेकडाउन नहीं मिले और ये 24,400 से लेके 25,400 500 ये रेंज में थोड़े समय तक कंसोलिडेशन करे और हमें ईदर साइड ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। जी सोमेश, 24,500 यहाँ पर आपने पहले एक लेवल रखा हुआ था तो क्या अब उसे हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर रहे हैं 100 पॉइंट नीचे? हाँ, उसको 100 पॉइंट में मार्जिन ऑफ एरर के लिए लेके जा रहा हूँ जी, और लेकिन इसलिए वहाँ पे लेकिन वो जो मार्जिन ऑफ एरर आप लेकर के चल रहे हैं वो बहुत प्रिसाइजली 78.6% रिट्रेसमेंट पर आ रहा है जिसे आमतौर पे आप कम इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन इस समय वो एक कह लीजिए कि सेवियर की तरह से, एक लक्ष्मण रेखा की तरह से है। मैंने रिट्रेसमेंट डाला नहीं है, लेकिन अगर वो 78% वहाँ पे आ रहा है
तो ये कम से कम मेरी इस थ्योरी को और स्ट्रेंथ देता है कि वहाँ पे हमें थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, इतनी जल्दी निफ्टी तोड़ना नहीं चाहिए वो लेवल। जी। वैसे सुमेश, ये बात सही है कि 38.2 और 61.8 जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और वो वाकई में बहुत काम करते हैं, लेकिन जो बाकी भी लेवल्स आते हैं रिट्रेसमेंट में, मैंने बहुत समय इन पे सिर खपाया है और मैंने देखा है कि इवन 78.6 वो कभी-कभी 80% तक हो जाता है। मैंने बीच में एक बार काफ़ी ज़्यादा इस पे अलग-अलग बहुत सारे चार्ट्स पे कोशिश की थी इसको देखने की, तो मुझे लगा कि नहीं, ये 80% ऐसा फैक्टर होता है, 78.6 या उसे थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर लें तो 80%, जो काफ़ी बार बहुत काम करता है और जान बचाता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि 78% और 50% काम नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि कौन-सा लेवल पे क्या बिहेवियर है। नॉर्मली क्या होता है देखिए, 38% और 62% ये दोनों हमारे गोल्डन नंबर में चले गए। लेकिन अगर उसके अलावा रिट्रेसमेंट अगर ये डिराइव करके दे रहा है ये मॉडल, तो उसको हम ना तो नहीं कहेंगे, कम से कम रिट्रेसमेंट है फॉर सम रीज़न। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर आप देखेंगे ना, तो 78% पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं रहेगी, बहुत ही फीबल रहेगी। हैविंग सेड दैट, अगर 78 टू 80% पे मल्टी फैक्टर मॉडल आप एनालिसिस करेंगे, तो बहुत सारे पैटर्न होंगे, बहुत सारे सपोर्टिंग बेड होंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स आएँगे, जो एक साथ वहाँ पे कोइंसाइड करते हैं, एंड उस सिचुएशन में आपको 78% भी अच्छा काम कर जाता है। तो इन जनरल अगर आप सिर्फ रिट्रेसमेंट की रीडिंग करते हैं, तो रिट्रेसमेंट की रीडिंग में स्ट्रेंथ डिपेंडिंग अपॉन बीटा, मतलब कितना हाई वोलेटाइल स्टॉक है, उसके बेसिस पे हमें कॉल लेना होता है 38, 50 और 62। बिकॉज़ नॉर्मली 62 के नीचे बेयर मार्केट आ जाता है। बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे जिसमें 78% पे सक्सेस मिलेगा, रिवर्सल होगा, होता है। इनफैक्ट मैं एक स्टॉक की एनालिसिस अभी कल कल ही रात में कर रहा था। उसमें 78% से मिला है रिवर्सल वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अदर फैक्टर्स भी कन्फर्मेटरी टेस्ट को पास करते हैं। तो 78% को रूल आउट ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन अदर फैक्टर्स से उसको टेस्ट भी करेंगे। जी। चलिए, तो ये बीच में एक छोटी-सी पाठशाला साथ में ही हो गई, कि भई 78.6%, 80% इसको हम तवज्जो दें या बिल्कुल ही ना ध्यान दें उस पे। तो ध्यान देना है, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ मिला कर के देखना है। ठीक है। तो अब हमारे सामने 24,400 और ऊपर 25,200 और 25,500, ये 3 लेवल निकल के आ रहे हैं जिन्हें हमें ऑब्ज़र्व करना है, लेकिन अब फ़िलहाल दिशा नीचे की तरफ मान करके चलना होगा। तो अगर दिशा नीचे मान करके चल रहे हैं, तो क्या ये मान लें कि भई यहाँ से अब 4 साढ़े 400 पॉइंट नीचे, मतलब 24,400 के आस-पास तक पहुँच ही जाएँगे? देखिए, पहुँचना चाहिए। सिर्फ़ प्राइस ही नहीं, जो अभी पेरिफेरल स्ट्रक्चर है ना, जो रिज़ल्ट के थ्रू निकल के आ रहा है, वो उतना कम्फ़र्टिंग नहीं है। अब 3 फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यूएस, चाइना एंड अपना डोमेस्टिक। यूएस में किसी भी तरह से मार्केट में कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है। अगर कोई भी मार्केट में वहाँ पे वीकनेस नहीं दिख रही है, ये आपके लिए एक कम्फर्टिंग फैक्टर है कि फॉल जो है, वो बहुत शार्प नहीं होगा। कहीं भी लोकल रीजन का जो करेक्शन है, वो होगा। और एक बार ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, मतलब ये करेक्शन कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर मूवमेंट हमारे यहाँ भी शुरू होना चाहिए। दूसरा फैक्टर चाइना का। चाइना का ऐसा है ना कि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे इस मार्केट का कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि डिमांड ज़ोन जो अगर डिस्कशन में याद हो 3175 के आसपास का डिस्कशन अपना रहा था, कि यहाँ से ज़्यादा अगर करेक्ट हुआ तो शंघाई फिर 3000 के नीचे, नहीं तो यहीं से रिवर्सल होगा। तो अभी भी जो चाइना फैक्टर है ना, ये अब उतना परेशान नहीं करेगा जितना शुरू में कर रहा था, बिकॉज़ उतना अब वैल्यूएशन आर्बिट्राज काफ़ी कवर हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी तकलीफ दे सकता है। लेकिन उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। तो यूएस और चाइना के इस फैक्टर को मिला के देखा जाए,
तो हमारे यहाँ अब जब डोमेस्टिक फैक्टर को रिव्यू करते हैं, तो डोमेस्टिक फैक्टर में जो रिजल्ट्स का सिचुएशन है, वो यही कह रहा है कि थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा, बिकॉज़ बहुत एक तो वैल्यूएशंस भी सबके बढ़ चुके हैं और जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, उसमें बहुत अच्छे नंबर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा मार्केट सबड्यूड थोड़े समय के लिए रहेगा और हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। जी। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी अभी 24,400 के आसपास तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपल ये देखें, भई ये 2 ट्रेंड लाइन आप ले लीजिए, जो आपके ऑल टाइम हाई 26,277 का है और उसके बाद फिर आपका ये 7 अक्टूबर का बॉटम, यहाँ तक की जो ये गिरावट है, ये बॉटम आपका लगभग 24,700 के आसपास का बना। तो ये जो आपके पास लेवल है, लगभग इसी को आप रेप्लिकेट कर दें तो आपके पास लगभग 23,600 के आसपास के लेवल आ जाते हैं और 200 डे मूविंग एवरेज बढ़ता हुआ धीरे-धीरे उसी की तरफ जाएगा कुछ समय में। तो क्या ये कहा जाए कि फाइनल सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं इमर्ज होगा? कोई ज़रूरी नहीं है राजीव जी। मेरे हिसाब से ना अभी इस पूरे डेटा को बनने दिया जाए। बिकॉज़ मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि जो स्ट्रक्चर प्लेस में है और जितना 50 डीएमए से डिफरेंस है और 3 दिन निकल चुका है, तो टेस्ट 100 डीएमए का होगा और 200 डीएमए का होगा। लेकिन जो फिर आपके पास जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि ये लेवल को निकालने या ऊपर वाले लेवल को निकालने की बात कर सकें। तो हमें 200 डीएमए तक के करेक्शन को लेके चलना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो 22,000 तक को ओपन रखूँगा, बिकॉज़ फिर वैल्यूएशन मैट्रिक्स को भी लेके आना पड़ेगा। तो सारे मैट्रिक्स लगा के देखेंगे, तो अभी मार्केट में जब एक बारी ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो फिर उस ट्रेंड को चैलेंज नहीं करना चाहिए। कंप्लीटली वेट एंड वॉच में चले जाना चाहिए और उस ट्रेंड के बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। तो ट्रेंड क्या कह रहा है? ट्रेंड सेल ऑन राइज़ हो गया। तो या तो सेल ऑन राइज़ के ट्रेंड को खत्म होने दें, वो 25,500 के ऊपर खत्म होता है। तो उसके ऊपर आप पोजीशन बनाएँगे तो पैसा भी बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी ज़्यादा रहेगी। अभी यहाँ से आरओआई ऑप्टिमाइज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर खरीदना है तो क्लोज़र टू, या तो स्टॉक स्पेसिफिक लेवल भी आ सकते हैं, पहले आ जाएँ बहुत सारे स्टॉक्स पे। नहीं तो क्लोज़र टू 24,000 अगर खरीदारी शुरू करेंगे, तो फिर हमारा आरओआई ऑप्टिमाइज़ होगा और रिस्क कोशेंट भी कम होगा। तो जब एक डायरेक्शन कह रहा है कि डाउन ट्रेंड शुरू है, रनिंग करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो फिर इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए। या तो रेजिस्टेंस निकाल दें या फिर रिस्क कोशेंट को कम करें, व्हिच विल बी क्लोजर टू 24,000। जी। तो मतलब ये है कि यहाँ एक कमज़ोरी का रुझान लेकर के चलना है। लगभग 24,000 के आसपास से खरीदारी शुरू करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि शायद वहाँ से और भी नीचे गुंजाइश रहे और वो गुंजाइश चाहे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास हो, जो इस समय 23,300 के आसपास है, बढ़ कर के बहुत होगा तो अब इसकी स्लोप हल्की हो गई है, तो अगले कुछ दिनों में बहुत बढ़ेगा तो 23,400-500 तक जाएगा। तो उसके आसपास के लिए तैयार रहें या उसके नीचे 22,000 तक के लिए भी तैयार रहें। लेकिन खरीदने के लिहाज से आपके मौके शुरू हो जाएँगे 24,000 के बाद से ही, क्योंकि 23,000, 22,000 ये सब लेवल आए ना आए उसकी कोई मतलब गारंटी तो ले नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। और इस गिरावट में ध्यान रखें कि जो-जो चीज़ें बहुत बढ़ गई थी। एक सेक्टर जो मैं बोलना भूल गया, डालमिया भारत का भी रिज़ल्ट आया। वो भी गज़ब का खराब लग रहा है। तो हो सकता है कि ये भी एक ब्यूगल हो कि सीमेंट सेक्टर में भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है अभी। लेकिन फिर हम आ जाएँगे दिसंबर क्वार्टर में आगे, जहाँ से थोड़े टर्न अराउंड का डिस्कशन हो रहा है, कंपनीज़ का भी वैसा व्यू है। तो मेबी ये वाले फॉल में उधर भी एक्यूमुलेशन का मौका मिल सकता है। तो अभी जी। सेक्टर्स तो यही बता रहे हैं कि अपने बकेट लिस्ट को रेडी रखिए और अपने स्टॉक लेवल्स को रेडी रखिए, जहाँ से आपका रिस्क थोड़ा मिटिगेट हो सके। मतलब रिस्क क्वोशिएंट को आप कम कर सकें और फिर वहाँ जी। से उन सबको खरीदारी कीजिए। बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जनरल मार्केट बाइंग का समय जा चुका है।
अब वो काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बिकॉज वैल्यूएशन एक्सपेंशन बेसिस पी एक्सपेंशन नहीं होगा अब, क्योंकि सेल्स स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्जिन तो जितना होना था एक्सपेंड हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन यहाँ से दिख नहीं रहा है। इसलिए बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। जनरल मार्केट में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा, लेकिन आपका आरओआई ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाएगा। जी। अब देखिए हमारे दर्शक जो हैं कोई 22,000 की बात कर रहे हैं, कोई 20,000 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कमेंट यहाँ पे आफ्ताब जी का है, वो कह रहे हैं कि दिसंबर में निफ्टी 20,000 हो जाएगी, ये उनका नज़रिया है। इसी तरह से ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई अभी 26,000 तक गया है, वहाँ से 15% की गिरावट ले लें तो 22,100 के आसपास तक के लेवल उनके हिसाब से ये भी हो सकते हैं। तो दर्शक या आमतौर पे निवेशक नीचे के स्तरों को देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। जब बाजार की ये हालत हो, निवेशक घबराए बिना नीचे के स्तरों को देखने के लिए तैयार हो रहे हों, तो क्या वाकई आपको बहुत गहरी गिरावट मिल सकती है? देखिए, पहली चीज़ क्या है ना कि हमारा मार्केट में सेंटिमेंट विद अ ब्लिंक ऑफ आई चेंज होता है। इतनी जल्दी चेंज होता है। तो अभी हफ्ते दिन पीछे चले जाइए और आप बताएं कि कौन सा एक्सपर्ट या कौन सा फंड मैनेजर आपको ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा था दैट बिगेस्ट रिस्क इन दिस मार्केट इज टू रिमेन इन कैश, और उसके दूसरे दिन से हालत खराब है बाजार की। तो ये बाजार ऐसा है ना कि मुझे भी हर इंसान को उसकी औकात बता के रखता है कि भाई चुपचाप रहो, जो बोल रहा हूँ उसको सुनो और अपनी चीजों को एडजस्ट करो। ऐसे 20,000 जाएगा कि 22,000 जाएगा कि 50,000 जाएगा, अगर इतना पता ही रहता तो हम इतना डिस्कशन ही नहीं करने वाले। हम एक एनालिसिस करते हैं इन लाइट ऑफ डेटा, और डेटा ये कह रहा है कि ट्रेंड डाउन है। अब निफ्टी डिसाइड करेगी कि वो 22,000 है कि 20,000 है कि 23,500 है कि 24,000 है। मेरे और आपके कहने से तो नहीं होगा। हमको उसकी बात सुननी है और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन शुरू करनी है 24,000 पे। अपने आप को अलाउ कीजिए कि आपका पोर्टफोलियो 10-15% डाउन भी जाए, तो आप धीरज रख के जी। अपना काम कर सकें और उसके लेकिन बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर हमें 24,000 से खरीदारी शुरू करनी है और तैयार रहना है उससे काफ़ी नीचे के स्तरों के लिए भी, क्योंकि 24,000 से 22,000 2,000 पॉइंट्स यानी 8-10% के आसपास, तो मतलब वहाँ से भी, टॉप से नहीं, 26,000 से नहीं, 24,000 से भी और नीचे आप 8-10% के लिए तैयार रहें। तो इसका मतलब ये है कि 24,000 पे एक साथ सारा गोला बारूद खत्म नहीं कर देना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। देखिए 3 ट्रांच हमेशा, 3 या 4 ट्रांच। देखिए अगर 2000 कोई क्राइसिस का मार्केट रहता, तो मैं आपको 3 से 4 ट्रांच कहता। ये क्राइसिस का मार्केट नहीं है। तो यहाँ पे आप वैल्यूएशंस पे शुरू कीजिए। पहली इन्वेस्टमेंट 24,000 के पास 25%। दूसरी, अगर नीचे सही में 22,000 चला गया, तो बचा हुआ अब उसमें से आप 25% और लगा लीजिए। बाकी 50% से वेट कीजिए, या तो कहीं नीचे चला जाए या रिवर्सल का एक बार कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद लगा दीजिए। इस तरह से तोड़ के चलिए, बिकॉज मैं कैलकुलेशंस तो यही देख रहा हूँ राजू जी की 20,400 के नीचे कोई लेवल मुझे नहीं मिल रहा, और मैं ये वो गैप पे नहीं जा रहा। मैं पहले क्लियर कर दूं, वो जो गैप की बात हुई थी निफ्टी की, वहां पे मैं उसमें बिल्कुल नहीं जा रहा। कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, उस कैलकुलेशन से मैं कर रहा हूँ, उसके नीचे मुझे लेवल फिलहाल नहीं मिल रहा। तो मैक्सिमम डिप वहां पे किस लेवल के नीचे? लॉजिकल लेवल है 22 के नीचे? जो बात हो रही ना, वो एक भाई साहब ने 20,000 बोला, जी, तो वो भी लेवल है, लेकिन जी, वो अभी के अभी हो गया तब है। दिसंबर क्वार्टर खत्म हो गया तो फिर हमारा पूरा का पूरा 1300 का ईपीएस हमको लेके चलना होगा। जी, अभी दिसंबर के पहले तक 1200 का ईपीएस लेके चलेंगे, 1250 तक का। दिसंबर क्वार्टर के बाद FY26 के 1300 का ईपीएस लेके मैं चलूंगा, और मैं 17 टाइम्स के नीचे नहीं जाता। 17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड मेरे लिए काफी होता है, तो बेस वैल्यू और क्या निकली फिर? 22,100 17 टाइम्स पे, तो इस बेस वैल्यू पे चलना है। यानी उसके नीचे आप नहीं देख रहे, लेकिन कई बार होता है कि भाई बाजार किसी घबराहट में जो फेयर वैल्यूएशन निकलता है उससे नीचे भी जाता है। हाँ, तो वो जाता है, और इसीलिए मैंने बोला कि आप एक लेवल निकालिए वैल्यूएशन बेस्ड, उस लेवल पे इन्वेस्टेड रहिए और अपने पोर्टफोलियो को अलाउ कीजिए
कि वो नेगेटिव भी जाए तो आप चुपचाप बैठे रहें, देखते रहें, मर्जी थोड़ा बहुत और कैश है तो नीचे लेवल पे लेके और ऐड कर लीजिए। लेकिन वो उसके तब की बाद तब वो तब की तब हाँ, सोचेंगे। तब की तब सोचेंगे और उसके बाद मतलब एक बार इन्वेस्ट कर दिया विद सम लॉजिक तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जो आपको 3 साल तकलीफ नहीं दे जी। और और फिर आप कह आराम रहे से हैं कि पूरा 22,000 तक भी आपको 50% इन्वेस्ट करना है जो आपका सरप्लस होगा उसमें। करेक्ट, वहाँ तक कीजिए। जी, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे अभी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या रखनी है, निफ्टी को लेकर के जो लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं वो समझ में आ गए।